Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So we are starting a new series. In this series, we are going to revise all the chapters of class 6 new NCERT of Science Curiosity. So इसमें हम सभी chapters का वन शॉट रिवीजन देखेंगे. आपके पीरियोडिक टेस्ट हो या हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो, सभी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन है. तो जब चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर का. ओके, तो चलिए हम नोट्स देखते हैं एक एक करके. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो चैप्टर 8 का नाम है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर और चैप्टर 9 है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ. सो ये दोनों चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ. इसकी रिवीजन देखते हैं, वन शॉट समरी देखते हैं. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन स्टेट्स ऑफ वाटर. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो तीन स्टेट्स हैं वाटर के. सॉलिड का एग्जांपल हमने आइस देखा था, लिक्विड का वाटर और गैसियस फॉर्म में वाटर का क्या होता है, वाटर वेपर. देन ईच स्टेट हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग शेप, एबिलिटी टू फ्लो एंड स्प्रेड. हर स्टेट में पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूनिक होता है. जैसे सॉलिड होगा तो उसका शेप फिक्स होगा, लिक्विड है तो वो इजिली फ्लो हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है ना. गैसियस है तो भी वो स्प्रेड हो सकता है. फिर हमने ट्रांजिशन देखा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाटर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है. सो वाटर चेंजेस इट्स स्टेट थ्रू हीटिंग एंड कूलिंग. टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से वाटर साइकिल बनती है जिसमें वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है. ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था ऑब्जर्विंग चेंजेस इन वाटर. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना. जब आइस को हम गर्म करते हैं वो पिघल के फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. फ्रीजिंग क्या होता है, जमना. वाटर को कूल करते हैं ताकि वो फिर से आइस फॉर्म में आ जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए, है ना. फिर इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर जब वेपर फॉर्म में चेंज होता है हीट को एब्जॉर्ब करके, तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. कॉमन एग्जांपल हमने इसके देखे थे, जब क्लॉथ्स ड्राई करते हैं, मॉपिंग फ्लोर्स, जब पोछा लगाते हैं, या वाटर पडल डिसअपियरिंग. बारिश के समय में जो कीचड़ हो जाता है वो जब सूखता है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल देखे थे हमने, इवेपोरेशन के. फिर कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर कूल हो जाता है फिर से लिक्विड फॉर्म में क्लाउड्स फॉर्म करता है, और जब ये ड्रॉपलेट्स बड़े होने लग जाते हैं तो बारिश के फॉर्म में फिर से नीचे आ जाता है ना. फिर हमने देखा था वाटर साइकिल. वाटर साइकिल एक साइकिल की तरह है, मतलब एक स्टेज से स्टार्ट होके फिर से एक चक्र जैसा बनता जाता है. तो उसमें पहला स्टेज क्या था, इवेपोरेशन. सन की हीट की वजह से जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इनका पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है और एयर में ऊपर की तरफ जाता है. ऊपर जाने के बाद एक स्टेज एटमॉस्फेयर में ऐसा आता है जहां पे वो हवा ठंडी हो जाती है. इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. राइजिंग वाटर वेपर कूल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड डस्ट पार्टिकल्स क्रिएटिंग क्लाउड्स. देन प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल भी होता है, इसका मतलब है ना. जब ड्रॉपलेट्स जो है वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर कंबाइन होकर हैवी हो जाती हैं तो रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में नीचे फिर से रिवर, लेक्स या ग्राउंड वाटर में मिलती हैं. उसके बाद ये पानी कलेक्ट होता है रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, और इस तरीके से फिर वो पानी इवेपोरेट होता है. फिर से कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन. तो ये सारे जो साइकिल है ये चलते रहते हैं, इसीलिए इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन. इवेपोरेशन होने के कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब किन चीजों की वजह से इवेपोरेशन फास्टर होगा, किन चीजों की वजह से स्लोअर होगा. तो हमने देखा था पहला है टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर में इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, स्पीड उसकी, है ना. कपड़े जल्दी सूखेंगे. सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया और दिख रहा होगा तो इवेपोरेशन फास्टर होगा. हमने प्लेट और बॉटल की कैप का एग्जाम्पल देखा था. फिर एयर फ्लो की हवा तेज चल रही होगी तो इवेपोरेशन एक्सेलरेट होगा, मतलब फास्ट होगा. जैसे फैन हम ऑन करते हैं, हवा तेज होती है तो पोछा लगाते जाते हैं और पानी सूखता जाता है. फिर ह्यूमिडिटी, अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी, एयर में जो वाटर वेपर की मात्रा है वो ज्यादा होगी, तो इवेपोरेशन का रेट कैसा होगा, स्लो होगा. ये मैंने आपको समझाया था पार्ट 2 में कि हवा में पहले ही बहुत ज्यादा वाटर वेपर है तो और पानी इवेपोरेट जल्दी कैसे होगा, है ना. सो ड्राई एयर अगर होगी तो फिर इवेपोरेशन फास्टर होगा, है ना. ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो होगा. देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन, ये हमने देखा था कूलिंग इफेक्ट, मटका का एग्जांपल देखा था. प्रैक्टिकली कैसे इवेपोरेशन का हम यूज कर सकते हैं ना. सो मटके में पानी रख रहे हैं वो भी इवेपोरेशन है. सैनिटाइजर को आप हैंड पे रब कर रहे हो वो भी इवेपोरेशन की वजह से हमें कूल सेंसेशन देता है. फिर डेली एक्टिविटीज में हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें पता चलता है कपड़े जल्दी सूखेंगे. फैन अगर ऑन कर दो तो मॉपिंग अगर आपने की है तो फ्लोर जल्दी सूख जाएगा, है ना. सो ये कुछ उसके डेली लाइफ में यूजेस हैं. फिर हमने कूलिंग इफेक्ट में पढ़ा था अर्दन पॉट्स का एग्जांपल कि वाटर सीप होता है मटके से बाहर जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है और एयर के कांटेक्ट में आके हमें
ठंडा पानी उससे पीने को मिलता है। इसके डेली यूजेस क्या है इवेपोरेशन के? ये हेल्प करता है हमें, जैसे अगर पसीना आ रहा है तो पंखे में बैठ जाओ तो हमें थोड़ा सा ठंडा फील होता है, या छत या फर्श गर्म है गर्मी के दिनों में तो हम पानी स्प्रिंकल करते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ओके, देन वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये जो बारिश हो रही है, वेदर फिनोमिना के बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा सा जाना था, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेल और स्नो क्या है कि बारिश का ही फॉर्म है। जब ओले के फॉर्म में या बर्फ के फॉर्म में बारिश होती है तो उसको हम हेल या स्नो बोलते हैं, है ना। फिर ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स हाउ क्विकली इवेपोरेशन हैपन। कितनी फास्ट इवेपोरेशन होगा वो ह्यूमिडिटी से पता चलता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है जैसे बारिश के दिनों में तो उस वक्त इवेपोरेशन कम होगा। ये अभी मैंने आपको समझाया। ह्यूमिडिटी के केस में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। फिर हमने लास्ट में देखा था कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, राइट तो है ही, हमारा अधिकार तो है कि पीने का पानी हमारे पास होना चाहिए, उससे भी ज्यादा ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पीने का पानी लिमिटेड है तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचा कर रखना है, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, राइट, तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके बारे में हम चैप्टर 11 में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने लास्ट में वाटर साइकिल एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि वाटर साइकिल नेचुरली रिसाइकल वाटर, ये वाटर को रिसाइकिल करते रहता है। पानी पहले भाप बन के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है बारिश के फॉर्म में, फिर कलेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, तो एक साइकिल है जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन कर पाती है अर्थ पे, राइट। ओके, तो ये एक्स्ट्रा नोट्स मैंने बताए। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस किस में होता है? कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन या मेल्टिंग, इवेपोरेशन। फिर विच फैक्टर स्पीड्स अप द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की स्पीड को फास्टर कौन सा करता है? हाई ह्यूमिडिटी, लार्ज सरफेस एरिया, लो टेम्परेचर, लो एयर फ्लो। लार्ज सरफेस एरिया, है ना। हाई ह्यूमिडिटी में तो इवेपोरेशन लो होता है। देन विच स्टेट डज वाटर टेक ऑन व्हेन इट टर्न्स इनटू आइस, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। पानी जब आइस फॉर्म में आता है यानी वो सॉलिड फॉर्म में आता है। देन व्हाट डू यू कॉल वाटर इन इट्स गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में वाटर को हम क्या बोलते हैं? आइस, स्नो, वाटर वेपर या ड्यू, वाटर वेपर बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज कंडेंसेशन मेनली अकर्स व्हेन वाटर वेपर कांटेक्ट हाई टेम्परेचर, हॉट सरफेस, कोल्ड सरफेस या एयर। कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में जब वाटर वेपर आता है तब कंडेंसेशन होता है। देन विच टूल हेल्प्स इंक्रीज इवेपोरेशन इनडोर। घर में इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फैन, लाइट, रेफ्रिजरेटर या हीटर। फैन यूज करते हैं ना, वो विंड की स्पीड को बढ़ा देता है। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर। लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल। देन विच स्टेट ऑफ वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। इसमें से कौन सा फॉर्म है वाटर का या स्टेट है जिसमें शेप जो है फिक्स नहीं होती? आइस, लिक्विड, सॉलिड या फ्रोजन वाटर। लिक्विड में जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, आइस का फिक्स शेप होता है, सॉलिड का भी फिक्स शेप होता है ना। देन इवेपोरेशन लीड टू अ कूलिंग इफेक्ट because it absorb heat, release heat, forms ice, none of these. It absorb heat. Evaporation से हमें cooling effect होता है, क्यों? क्योंकि ये heat को absorb कर लेता है और जिसकी वजह से जो आसपास की air है वो ठंडी हो जाती है, right? अब कुछ fill in the blanks देख लेते हैं. Water in its solid form is known as ice. Then process by which water turns into vapor is called evaporation. Then when water vapor cools down and changes back into liquid, this process is called condensation. Then dash is the process of liquid changing into solid, freezing. Then ice can be melted by providing heat. Then water turning into droplet on a cold surface is due to condensation. ये सारे डेफिनेशन है, आपको किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ये याद रखने हैं आपको. देन द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ एंड एटमोस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. देन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर कैन लीड टू रेन. देन द स्टेट ऑफ वाटर एज वेपर इन द एयर इज कॉल्ड वाटर वेपर. देन कूलिंग अकर्स व्हेन डैश टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सरफेस. इवेपोरेशन होता है तब कूलिंग फील होती है. देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं. सो पहला है व्हाट इज इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू वेपर ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर और एयर फ्लो. देन व्हाट डज कंडेंसेशन फॉर्म. कंडेंसेशन से क्या होता है? इट फॉर्म्स क्लाउड्स व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड टर्न बैक इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट. देन व्हाई डज अ फैन ड्राई क्लॉथ्स फास्टर. क्योंकि ये एयर फ्लो को इंक्रीज करता है, विच मूव्स
humid air away, speeding up the evaporation. Then what happens to water on sunny day? जिस दिन धूप होती है उस दिन पानी पे क्या असर होता है? So on sunny days, water evaporates faster due to higher temperature and sunlight. Okay, then next is what is cooling effect? ये cooling effect क्या है? So it happens when heat is absorbed during evaporation, making surrounding surface feel cooler. Then why does natural grass feel cooler? जो natural grass है, घास है, वो ठंडी क्यों फील होती है? Because natural grass cools the air through evaporation, unlike plastic grass, which cannot evaporate water. Okay, then how does rain? बारिश कैसे बनती है या कैसे होती है? So rain forms when condensed water droplets in cloud grow large and heavy, then fall on the ground. Then what causes evaporation to slow down? High humidity या फिर lack of air flow है, हवा नहीं चल रही है, humidity यानी उमस ज्यादा है, तो वो evaporation के रेट को क्या कर देती है? स्लो कर देती है. Then next is why is water cycle important? Water cycle क्यों important है? क्योंकि थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारे स्टेप्स हैं वाटर साइकिल के, इससे लाइफ जो है वो अर्थ पे सपोर्ट होती है या सस्टेन होती है. देन हाउ डज द वाटर साइकिल बिगिन? वाटर साइकिल शुरुआत कैसे होती है? सो इट बिगिंस विद इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर्स एंड लेक्स ड्यू टू सनलाइट. जो हीट की वजह से, सनलाइट की हीट की वजह से पानी इवेपोरेट होता है, तो उसी स्टेज से वाटर साइकिल की शुरुआत होती है. फिर वाटर वेपर क्या है? सो इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर present in air around us. Then why does sweat cool our skin? पसीना जो है हमारी स्किन को ठंडा कैसे कर देता है? So sweat evaporates from our skin, absorbing heat and create a cooling effect. क्योंकि पसीना इवेपोरेट होता है जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं, जिसकी वजह से वो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें फिर कूलिंग इफेक्ट फील होता है. ओके, तो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस. अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. तो पहला है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग विद एन एग्जाम्पल. मेल्टिंग कैसे होती है? सो इट इज अ प्रोसेस वेयर अ सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड व्हेन हीट इज अप्लाइड. हीट की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जब गर्मी होती है तब कोई चीज पिघलना स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स इनटू वाटर व्हेन हीटेड. जब हम आइस को गर्म करने लगते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाती है ना. सो ये होता है एक एग्जाम्पल मेल्टिंग का. देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग. इवेपोरेशन का आपको प्रोसेस बताना है और सराउंडिंग में आसपास कैसा असर होता है इवेपोरेशन का वो बताना है. सो इट इज द प्रोसेस वेयर वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू gas, then water evaporates, it absorbs heat from its surrounding, creating a cooling effect. This is why wet surface feels cooler as water evaporates. Okay, then next question is what role does the sun play in the water cycle? So sun का क्या रोल है वाटर साइकिल में? देखो सन ही नहीं होगा तो हीट कहां से होगी? फिर वाटर इवेपोरेट धीरे होगा, है ना. सो सन प्रोवाइड्स एनर्जी नीडेड फॉर इवेपोरेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द वाटर साइकिल बाय हीटिंग वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. Okay, this energy drives the entire cycle, enabling the continuous movement of water in the cycle. Then explain why a मटका, that is earthen pot, keeps water cool. जो मटका होता है या मिट्टी, earthen pot जिसको हम बोलते हैं, वो पानी को ठंडा कैसे करता है ये हमें बताना है. So an earthen pot keeps water cool because water seeps through its porous surface and evaporate. मिट्टी का बना होता है जिसकी वजह से पानी बाहर की तरफ रिसता है और इवेपोरेट होता है. So evaporation से क्या होता है? It absorbs heat from the water inside, creating a cooling effect. फिर evaporation से उसमें हमें cooling effect देखने को मिलता है. सो इसके साथ हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लिए. So with this students we are done with extra question, exam based question and one short revision of the chapter. Now let us just move ahead with the summary and revision of chapter number 9 and the name is method of separation in everyday life. So इसके नोट्स और summary के साथ स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने methods of separation के बारे में पढ़ा था. Substances in mixture are separated to make them useful or remove unwanted component. जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती है उनको हम सेपरेट करते हैं ताकि वो खाने लायक बन सके या फिर यूजफुल बन सके. इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है सब्सटेंसेस के उसके ऊपर. देन देख लेते हैं कौन कौन से मेथड हैं. तो एक एक करके देखेंगे. पहले तो हैंड पिकिंग, जिसमें अलग साइज, कलर और शेप के बेसिस पे हम उनको अलग कर लेते हैं. जैसे ग्रेन्स में से, अनाज में से स्टोन्स को हटाना. फिर थ्रेशिंग हमने देखा था कि ग्रेन्स को, अनाज के दानों को पौधे में से अलग करते हैं, स्टॉक्स में से, बाय बीटिंग देम. ये एग्रीकल्चर में यूज होता है, खेती में यूज होता है. फिर विनोइंग, इसमें हम जो हस्क होता है, छिलका होता है ग्रेन का, उसको अलग करते हैं विंड की मदद से या एयर की मदद से. ये भी प्रोसेस हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं मोस्टली. फिर है कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन में नेक्स्ट हमने देखा था सीविंग, जिसमें हम पार्टिकल जो डिफरेंट साइज के होते हैं उनको छलनी से छान कर अलग अलग करते हैं. जैसे कि रिमूविंग ब्रैन फ्रॉम फ्लावर,
आटे में से जो गेहूं के छिलके हैं वो हम छान कर अलग कर देते हैं। देन फिल्टरेशन, जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करते हैं लिक्विड से। स्ट्रेनिंग टी लीव्स, जैसे चाय की पत्ती को छान लेते हैं। देन डिकेंटेशन, इसमें क्या करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं सॉलिड या फिर ऐसे लिक्विड से जो कि घुल नहीं रहा है, जैसे कि ऑयल और वाटर, है ना, टिल्ट करके हम बर्तन को करते हैं ये। फिर इवेपोरेशन में वाटर रिमूव हो जाता है और जो सॉलिड चीज है लाइक सॉल्ट वो बच जाती है ना, इवेपोरेशन हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन में हम ऐसे सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको अलग करते हैं नॉन मैग्नेटिक थिंग्स से बाय यूजिंग द मैग्नेट। फिर है चर्निंग, इसमें हम बटर को अलग करते हैं कर्ड से बाय स्पिनिंग, है ना, चर्नर का यूज करके। फिर है ये जो हमने सभी मेथड्स पढ़े, ये सारे मेथड्स हो गए, तो इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हमें चैप्टर में भी दिए थे और मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रही हूँ। जैसे हाउस होल्ड, घर में हम यूज करते हैं सीविंग फ्लावर, आटा को चालते हैं, चाय को छानते हैं। फिर एग्रीकल्चर में थ्रेशिंग और विनोइंग यूज होता है। इंडस्ट्री में मैग्नेटिक सेपरेशन हम यूज करते हैं फॉर रिसाइकलिंग द वेस्ट, स्क्रैप। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने, वैसे तो चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे तो आंसर करने में बहुत सारी चीजें आपकी मदद होंगी। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। विच मेथड सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन में से हस्क को अलग करना है, सीविंग, विनोइंग, थ्रेशिंग या हैंड पिकिंग। विनोइंग, हवा की मदद से, है ना। व्हाट सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, विनोइंग, थ्रेशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन या सीविंग। इसमें हमने देखा था थ्रेशिंग में हम प्लांट जो होते हैं उससे अनाज को अलग करते हैं, उनको बीट करके, है ना। फिर व्हाट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, पानी में से नमक को अलग करना है। फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, सीविंग या विनोइंग, इवेपोरेशन। देन विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय में से चाय पत्ती को अलग करने के लिए कौन सा मेथड होता है, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, सीविंग या विनोइंग। फिल्टरेशन से हम अलग करते हैं। देन विच मेथड यूज अ मैग्नेट, सीविंग, विनोइंग, फिल्टरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट का यूज करते हैं। फिर है व्हाट सेपरेट्स ऑयल फ्रॉम वाटर, चर्निंग, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन या सीविंग। डिकेंटेशन से हम तेल और पानी मिक्स हो जाए तो अलग करते हैं। देन मेथड ऑफ सेपरेटिंग फ्लावर फ्रॉम ब्रांड इज कॉल्ड थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग, सीविंग या विनोइंग। सीविंग से हम जो गेहूं का चोकर बोलते हैं, हम जो छिलका रह जाता है पतला पतला, उसको अलग करते हैं। देन चर्निंग हम क्यों यूज करते हैं, ऐसे कंपोनेंट को अलग करने के लिए, लाइक बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर या सैंड फ्रॉम वाटर। सो ये हम बटर को अलग करने के लिए दही में से यूज करते हैं, चर्निंग का प्रोसेस। नाउ व्हाट सेपरेट सैंड फ्रॉम पेबल्स, मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग, डिकेंटेशन या विनोइंग। सो इसमें हम सीविंग का यूज करते हैं, सैंड यानी रेत में से अगर कंकड़ पत्थर अलग करने हैं तो। सभी टॉपिक्स हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे उनको बहुत मुश्किल आने वाली है, आई नो दैट, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सभी लोग पिछले पार्ट्स जरूर देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, रट के कुछ नहीं होने वाला। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट रिमूव्स हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, डिकेंटेशन, विनोइंग, फिल्टरेशन या थ्रेशिंग। सो हम डिकेंटेशन से क्या करते हैं, हैवी पार्टिकल्स को लिक्विड में से अलग करते हैं। देन विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में थ्रेशिंग, सीविंग, चर्निंग या मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा यूज होता है, थ्रेशिंग यूज होता है। देन विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग, हीटिंग हम किस प्रोसेस में यूज करते हैं, फिल्टरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन, इवेपोरेशन या डिकेंटेशन, इवेपोरेशन में यूज करते हैं। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। डैश इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, विनोइंग। देन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर यूजिंग इवेपोरेशन। देन रिमूविंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज डन थ्रू फिल्टरेशन। देन डैश इज यूज्ड टू सेपरेट लार्ज स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, हैंड पिकिंग। Then dash separates magnetic material from non-magnetic one, magnetic separation. Then oil and water are separated by decantation. Then next is dash separates butter from curd, churning. To separate fine flour from bran, हम क्या यूज करते हैं, सीविंग, चालते हैं। देन थ्रेशिंग सेपरेट्स डैश फ्रॉम स्टॉक्स, ग्रेन्स को हम अलग करते हैं स्टॉक से। देन डैश इज अ प्रोसेस टू सेपरेट लाइटर इम्प्योरिटीज यूजिंग एयर, विनोइंग। फिर insoluble solids can be removed from liquid by filtration. Then dash is process of settling heavy particles in a liquid. Sedimentation में क्या होता है, heavy particles नीचे बैठ जाते हैं बर्तन में, फिर हम decantation के थ्रू उनको अलग कर लेते हैं। अब कुछ short questions देख लेते हैं। पहला है what is hand picking? So hand picking involves manually removing large impurities from a mixture. फिर filtration क्या है, it separates insoluble solids from liquids using a filter. Then what is decantation? So सेपरेट्स इमिसिबल, जो कि मिलते नहीं है लिक्विड, जैसे ऑयल और वाटर का देखा था, या फिर सॉलिड में ऐसे लिक्विड है जिसे हमें अलग करना है। सो फ्रॉम लिक्विड बाय टिल्टिंग द वेसल, वेसल को यानी बर्तन को टेढ़ा करके हम पानी अलग कर देते हैं, लिक्विड अलग कर देते हैं हैवी चीजों से। नाउ व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग इज सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स बाय बीटिंग देम। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग सेपरेट्स लाइटर कंपोनेंट्स लाइक हस्क यूजिंग एयर। देन व्हाट इज सीविंग? सीविंग सेपरेट्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग अ sieve. Then what is churning? Churning separates butter from curd by spinning. Then what is evaporation? Evaporation removes water leaving behind dissolved solids. The next question is
What separates iron from sand? मैग्नेटिक सेपरेशन हम यूज करते हैं आयन को यानी लोहे को अलग करने के लिए रेत में से. Then what method is used to separate tea leaves? फिल्टरेशन का यूज करते हैं. Then what role does sieving play in everyday life? sieving का क्या यूज है रोजमर्रा की जिंदगी में? So sieving helps separate particles of different sizes like removing bran from flour or separating sand from pebbles. Now how is salt obtained from seawater? Salt is obtained by evaporation of seawater. Bran का मतलब क्या होता है? ये सब चीजें पिछले पार्ट्स में हैं. So please watch all those parts. Now next is how does winnowing work in agriculture? So winnowing में क्या होता है? Lighter husk जो होता है छिलका होता है उसको हवा की मदद से उड़ा देते हैं while heavier grain fall to the ground and are collected. Now why is evaporation used to separate salt from seawater? Evaporation work because water turns into vapor. पानी जो है भाप बन जाता है और बाद में salt बच जाता है जो कि घुला हुआ है उसमें अभी. Then what is purpose of separating substances in mixture? क्यों अलग करते हैं मिक्सचर में से substances को? ताकि जो impurities हैं जो unwanted चीज है वो अलग कर दें और उसको यूजफुल बनाए हम यूज करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए. Now what happens during sedimentation? Sedimentation में क्या होता है? जो heavier particle है वो नीचे तले में बैठ जाते हैं और उसके बाद कुछ देर के लिए उसे अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो फिर आसानी से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो हाउ डू मैग्नेटिक सेपरेशन एंड हैंड पिकिंग डिफर एज मेथड ऑफ सेपरेशन? ये दोनों अलग कैसे है? सो मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट का यूज करते हैं ताकि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो उसे अट्रैक्ट हो और अलग हो जाए, जैसे कि आयरन नेल को अगर सैंड से अलग करना है. हैंड पिकिंग में मैनुअली मतलब खुद अपने हाथों का यूज करके इंप्योरिटीज को पिक करते हैं और अलग करते हैं. एग्जाम्पल है जैसे स्टोन्स को अगर राइस या पर्ल्स में से अलग करना है कंकर को. देन चर्निंग का प्रोसेस कैसे यूज करते हैं? सो चर्निंग हमने देखा था रोटेट करते हैं किसी चर्नर को जिस कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है उसमें से. इन द किचन यूज टू मेक बटर फ्रॉम कर्ड. बटर राइजेस टू द टॉप एंड बटर मिल्क रिमेन्स. उसके बाद हम अलग कर लेते हैं. प्रोसेस इज यूजफुल फॉर डेयरी प्रोडक्ट सेपरेटिंग सॉलिड फैट्स फ्रॉम लिक्विड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सीविंग वर्क? सीविंग कैसे वर्क करती है? सीविंग यानी छानकर किसी चीज को छलनी से अलग करना. सो सीविंग सेपरेट पार्टिकल बेस्ड ऑन साइज. Sieve allows smaller particle to pass through, leaving larger ones behind. Example, flour and bran. Now explain sedimentation and decantation. So sedimentation let heavier solid settle at the bottom और फिर decantation से हम बर्तन को tilt करके remove liquid from the top. Okay, so ये कुछ questions थे. So with this students we are done with summary, one shot revision of chapter number 9 also, and together with this chapter 8 और chapter 9 का one shot revision extra question exam based सारी चीजें हमने practice कर ली हैं. Now we will see next chapter, that is chapter number 10 and 11. Okay, so सारे chapters धीरे धीरे मैं upload कर दूंगी. कब आप लोगों के exam है please let me know. ये जो next वाला video है अभी थोड़ी देर में ही upload हो जाएगा. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.